नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज राज की बात में हम उन तमाम खबरों पर नजर डालेंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी। सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की, जिन्होंने उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े टिहरी डैम का निरीक्षण किया। साथ ही मनोहर लाल ने टिहरी झील में बोटिंग का आनंद भी उठाया। फिर दिखाएंगे आपको किस तरह हरियाणा के होनहार छात्रों का मुख्यमंत्री नायब सिंह ने सम्मान किया। अगली खबर में बात होगी पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा की, जिन्होंने सोनीपत में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कांग्रेस के हरियाणा मांगो हिसाब अभियान पर जोरदार प्रहार किया। साथ ही साथ बताएंगे आपको कि हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम कांग्रेस का है क्या और किस तरीके से इसका आगाज किया गया। साथ ही साथ आपको यमुनानगर से अयोध्या के लिए रवाना की गई स्पेशल बस भी दिखाएंगे, जिसके यात्रियों ने हरियाणा सरकार का आभार भी जताया। फिर बात होगी चंडीगढ़ के मौसम के मिजाज की, जहां अभी इंद्रदेव मेहरबान होने से गुरेज कर रहे हैं और जगहों पर किस तरीके का मौसम का मिजाज, उस पर भी रहेगी नजर। अंत में बात होगी हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों की, जब लोकसभा चुनाव में हार के बाद हिमाचल कांग्रेस मानो जाग सी गई और हार के कारणों पर माथा पच्ची कर रही हो, वो भी उपचुनाव के नतीजों के बाद। तो राज की बात में इन तमाम खबरों पर अगले आधे घंटे के दौरान रहेगी नजर। कहीं मत जाइए, देखते रहिए राज की बात। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री इन दिनों काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। मनोहर लाल उत्तराखंड में टिहरी बांध का निरीक्षण करने पहुंचे। बोट से टिहरी बांध के जलाशय और आसपास के क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गहनता से बांध निर्माण की जानकारी भी ली। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल उत्तराखंड में टिहरी बांध का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे होंगे। उन्होंने निर्माणाधीन पंप स्टोरेज प्लांट परियोजना की प्रगति पूछी और कहा कि राष्ट्र को ऊर्जा और जल सिंचाई के क्षेत्र में देश के लिए टिहरी बांध का महत्वपूर्ण योगदान है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएसपी बनने से टिहरी बांध अपनी संपूर्ण क्षमता 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू कर देगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने THDC इंडिया लिमिटेड की बोट से टिहरी बांध के जलाशय और आसपास के क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया और गहनता से बांध निर्माण की जानकारी ली। काबिल गौर है कि इस परियोजना की पहली 2 यूनिट की कमिश्निंग अगस्त माह में होने की संभावना है। 1000 मेगावाट की PSC परियोजना देश की पहली परियोजना है जो पानी को रिवर्स कर बिजली उत्पादन करेगी। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। राज की बात यह है कि THPC गंगा नदी की सहायक नदी भागीरथी पर बनी एक मल्टीपर्पज योजना है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने यूपीएससी पास अभ्यर्थियों को सम्मानित किया। होनहार अभ्यर्थियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और यह बदलाव आपके उच्च अधिकारियों ने किया है। प्रदेश का युवा चाहे खेल हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करना हो, लगातार देश विदेश में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अपनी प्रतिभा का लोहा अलग अलग क्षेत्रों में मनवाकर हरियाणा का नाम रोशन कर रहा है। अवसर था देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों के सम्मान प्रदान करने का। लिहाजा चंडीगढ़ में एक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के यूपीएससी टॉपर शामिल हुए और मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने इस अवसर पर सभी अभ्यर्थियों को बधाई देने के साथ ही कहा कि अब आपके जीवन के एक नए सफर की शुरुआत हो रही है। देश को आपसे अपार उम्मीदें हैं। पूरे देश में अलग पहचान रखने वाले धाकड़ हरियाणा की पहचान लेकर आप विभिन्न सेवाएं देश के लिए देंगे। देश के हर हिस्से में पहुंचकर भारत की अनेकता में एकता के भाव को और भी मजबूत करेंगे। सबसे पहले तो आप सबको मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने पूरे देश में हरियाणा का नाम ऊंचा किया है।
क्योंकि जब से जिम्मेवारी मुझे मिली थी और उसके तुरंत बाद आप लोगों से भी मेरी फोन पे बात हुई थी, मलिक साहब आपसे भी हुई थी। कुछ छूट गए थे क्योंकि समय का बड़ा अभाव भी रहता है। मैंने अपने स्टाफ में कहा कि जितना समय लगे तो मेरी बात जरूर अवश्य करा दें। कुछ अभिभावकगण से बात हुई थी, माता पिता से भी मैंने उनको भी बधाई दिया था कि बेटे ने बेटी ने हमारे हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। इसके लिए मैं अभिभावकगण को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश की सरहद पर तैनात हर 10वां जवान हरियाणा से है। मौजूदा सिस्टम में से सरल रास्ता निकालकर आप सबको देशवासियों की सेवा करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। आप सभी युवा उस विकसित भारत के सपनों की नींव की कर्णधार हैं। कुछ अधिकारियों ने भी बात रखी है। हमारे जीवन का जो सफर है, हमने जहां पहुंचना था हम पहुंच गए, अब जीवन का सफर शुरू होने वाला है। अब तक तो हमने मेहनत की है, मेहनत करके हम जिस सीढ़ी पे हमने पहुंचना था, अभी सीढ़ियां और भी बाकी हैं। परंतु अब हमारे जीवन का भी वो कालखंड शुरू होने वाला है कि जिससे देश को आप लोगों से अपेक्षाएं हैं कि देश क्या चाहता है, देश के लोग क्या चाहते हैं। आप देश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर सेवाएं देने के लिए आज तैयार हैं। अभी चीफ सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि मैं हैदराबाद से आकर के हरियाणा ने मुझे अडॉप्ट किया है और मुझे पूरा सम्मान मिला है। बहरहाल हरियाणा युवा विभिन्न क्षेत्रों में झंडा गाड़ प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने संबोधन के बाद सभी सफल यूपीएससी टॉपर्स को श्रीमद् भगवद गीता भेंट की। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। राज की बात यह कि हरियाणा के कई होनहार छात्रों ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता के झंडे गाड़ दिए, जो काबिले तारीफ है। अब बात करेंगे चुनावी बयानबाजी की। विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले बीजेपी और कांग्रेस में बयानों का दौर छिड़ चुका है और यह बयानों का दौर छिड़ा है हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की, जिसके बाद दोनों दल आमने सामने दिखे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने औपचारिक प्रचार की शुरुआत कर दी है। इसके लिए करनाल से हरियाणा मांगे हिसाब कैंपेन शुरू किया गया है, जिसमें रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पहुंचे। ये यात्रा हरियाणा की बीजेपी सरकार से पिछले 10 सालों के कार्यकाल का हिसाब मांगने के लिए शुरू की गई है। कांग्रेस पार्टी के अभियान को लेकर डोर टू डोर हमारा कैंपेन, सभी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा सरकार के विफलताओं को भी लोगों के बीच में लेके जाएंगे। कांग्रेस के संकल्पों को कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे, वो भी हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। कि आज शुरुआत यहाँ से करनाल से की है। अभी हमने 11 तारीख को चंडीगढ़ में और कल सोनीपत में हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया और सारे अपने पार्टी के जितने भी नेता हैं उन सबको अवगत कराया है। और आज की विधिवत शुरुआत यहाँ करनाल से हुई है। 90 के 90 विधानसभाओं में हमारे एमपी साहब जाएंगे और वहाँ पर ये पूरा जो हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के जो बिंदु हैं, हमारे जो 15 जो बिंदु हैं, उनके अंदर जो सब क्लासेज हैं, करीब 90 से ज़्यादा पॉइंट हैं जो इसमें रखे गए हैं। काबिले गौर है कि दीपेंद्र हुड्डा
करनाल में पदयात्रा के बाद 9 जिलों के 14 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। फिर इस अभियान को राज्य की सभी 90 सीटों पर लॉन्च किया जाएगा। वहीं इस अभियान से सिरसा सांसद कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला गुट ने किनारा कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि हरियाणा मांगे हिसाब अभियान से कांग्रेस जनता को कितना लुभा पाती है। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट। दरअसल सोनीपत में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद प्रदेश के पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी से हिसाब मांगने से पहले कांग्रेस अपने घोटालों का हिसाब दे। पंचायत मंत्री ने और क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखें। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी लगातार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति तैयार कर रही है और कांग्रेस पर निशाना भी साध रही है। दरअसल सोनीपत बीजेपी कार्यालय पहुंचे पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि चोर कौन है, ये प्रदेश की जनता को अच्छी तरह पता है। कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कांग्रेस पार्टी किस चीज का हिसाब मांग रही है, पहले अपने कार्यकाल का हिसाब दे। देखिए भाई, चोर तो कौन नहीं, सारी दुनिया में बेरा। मगर एक बात बताओ, छाछ तो बोले बोले छलनी भी बोले। 100 जुए खा के बिल्ली हजको चली। सारा खानदान कांग्रेस का एडी से लेकर चोटी तक करप्शन में मरा पड़ा, भरा पड़ा, मुकदमे में फंसा पड़ा। ऐसे लोग हिसाब मांग रहे हैं। भाई किस चीज का हिसाब मांग रहे हो? क्या कर दिया? जाओ ना, कोई उजागर करो, कोई एकादा कोई मारा भी। तुमने कहां से रोए? जो भी ईंट उठाते हैं उसके नीचे से एक स्पोड़ा निकल के आता है, एक घोटाला निकल के आता है। सारा देश लूट के भगा दिया। मुझे आदमियों में शर्म नहीं आती है कहती है ना कि भाई हिसाब मांगेंगे। महिपाल ढांडा यही नहीं रुके और कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठ के सहारे पर राजनीति करती है। जनता से वादा किया था कि वो 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन बिजली कहाँ है? सबसे पहले इसी का हिसाब दें। बीजेपी 24 घंटे बिजली दे रही है। हमारी सरकार बढ़ाओ, हमारी सरकार बढ़ाओ, हम 24 घंटे बिजली देंगे। दी क्या 24 घंटे बिजली? अगर दिए तो उसका हिसाब दो। हमारी सरकार बनी, हमने दी ना 24 घंटे बिजली। हरियाणा में किसानों की लाखों रुपए में जमीन दलालों के जरिए खरीदी गई और फिर उसे करोड़ों रुपए में बेच दिया गया। किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। हरियाणा प्रदेश के कितने किसानों की जमीन पे सैंक्शन 4 लगा के अपने दलालों को किसानों के पास बेच कर उनकी जमीन हड़पी। उस जमीन की वैल्यू क्या है? कितने लाख करोड़ रुपए की जमीन पे आप लोगों ने हाथ साफ किया और किसान को बर्बाद किया। दे दो हिसाब। हिसाब हम कह रहे हैं आपको, हमारा भी ले लो और अपना भी दे दो। हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने अपने जीजा जी को 1 लाख रुपए से अरबोपति बना दिया। वो उत्तर इस प्रदेश की जनता को भी बता दो और इसका हिसाब भी दे दो। कौन सा ऐसा कोना छोड़ा है जिस कोने में कांग्रेस ने, मैं कहूँगा कि सारी चीजों में रिकॉर्ड ना तोड़ दियो। चोरी करने में, डाका डालन में, दलाली करने में, अरे कहाँ से रोए। वहीं महिपाल ढांडा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने दलितों के साथ अन्याय किया। आरक्षण की बात कहकर अब आरक्षण को ही खत्म कर दिया। कर्नाटक में ओबीसी और एससी का आरक्षण खत्म कर कांग्रेस ने मुसलमानों को दे दिया और कहा कि मुसलमानों का हक सबसे पहले है। कांग्रेस पार्टी इस बात का हिसाब जनता को दे। लोगों के बीच जाकर कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि संविधान को बीजेपी पार्टी खत्म कर देगी, लेकिन संविधान को खत्म करने का सबसे पहला काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। फर्जी घोषणाएं करके, फर्जी नारे लगा के लोगों को बहका लिया।
हमारे जो दलित भाई थे उनका उल्लू बना लिया और उल्लू ये बना दिया कि भाई ये तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण में छेड़खानी करेंगे। इतने बदमाश लोग में जब तो कह रहे मैं कहाँ से रोए इन लोगों को। आरक्षण इन्होंने खत्म करना था, इसलिए आरक्षण का मुद्दा देकर हमारे सिर पर ठिकरा फोड़ने लगे। ये बताओ आरक्षण इन्होंने क्यों खत्म कर दिया? इधर आरक्षण की बात चलाकर कर्नाटका में इन लोगों ने एससी का और ओबीसी का आरक्षण खोज कर ने मुसलमानों को दे दिया। दे जवाब कि दिया है कि नहीं दिया? आपने क्यों खोज लिया इनका? आपने इनका हिस्सा भी, और ये हिस्सा खोज के ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो बहुत पहले कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का है। आगे तो के मार्ग बोल रहे हैं बात। बहरहाल जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जाएगी, वैसे वैसे पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर और हमलावर होते जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में किसके दावों और वादों पर जनता विश्वास करती है। सूर्या समाचार के लिए सोनीपत से सन्नी मलिक की रिपोर्ट। बता दें कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा 16 जुलाई से 21 जुलाई तक इस यात्रा की अगुवाई करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा हर दिन 2 विधानसभा में पदयात्रा करेंगे। हालांकि इस अभियान का जनता पर क्या असर होगा, ये राज की बात। अब एक अच्छी खबर, जी हां, अच्छी खबर ये कि यमुनानगर के जिमखाना से अयोध्या धाम के लिए बस रवाना की गई। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोगों ने सरकार की इस पहल की सराहना भी की है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। हरियाणा सरकार भी अलग अलग जिलों से बस चलाकर अयोध्या के लिए निःशुल्क यात्रा करा रही है। इसी कड़ी में यमुनानगर के जिमखाना से अयोध्या के लिए बस रवाना की गई। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बस को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने बस में बैठे यात्रियों से बातचीत की और उन्हें यात्रा के लिए बधाई भी दी। देखिए, हमारे बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी बड़ी इच्छा होती है कि इस धार्मिक स्थान पे मैं जाके आऊँ, तो लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जा नहीं सकते। तो इसलिए सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना एक शुरू की है और उसमें एक बहुत अच्छी बस जिसमें एसी बस है, जिसमें आराम से हम किसी भी धार्मिक स्थान पे जा सकते हैं। आज ये यहाँ से अयोध्या के लिए जा रहे हैं। आज ये लखनऊ पहुँच जाएंगे, कल ये अयोध्या पहुँच जाएंगे और उससे अगले दिन ये वापस आ जाएंगे। इसमें हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन कराया था वो तो 46 लोग थे, लेकिन किसी कारणवश कुछ लोग आए नहीं। 26 यात्री आज इस बस में जा रहे। आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ संख्या और। आपको बता दें कि ये बस मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत रवाना की जा रही है। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार यानी 1,80,000 से कम आय के परिवारों को निःशुल्क यात्रा कराई जा रही है। यमुनानगर से 26 लोग अयोध्या दर्शन के लिए जा रही है। यात्रियों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए फुली एसी बस को भेजा गया है। यात्रियों ने इस योजना के लिए सरकार का आभार जताया। सूर्य समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट। राज की बात यह कि यमुनानगर से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 26 लोग अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। यह स्पेशल बस पूरी तरह से एसी से लैस है। बहरहाल जुलाई का आधा महीना खत्म हो चुका है, लेकिन चंडीगढ़ में मॉनसून की रफ्तार धीमी दिख रही है। बारिश को लेकर मौसम विभाग के अनुमान भी बार बार गलत साबित हो रहे हैं। हालांकि अब मौसम विभाग ने एक बार फिर अनुमान लगाया है कि अभी 2 से 3 दिन हल्की बारिश होने के आसार हैं और उसके बाद खुलकर बरसात होगी। और जगहों पर भी किस तरीके का हाल देखें जरा। देश भर में मानसून ने दस्तक दे दी है। हरियाणा में भी रुक रुक कर हो रही बारिश और वहीं चंडीगढ़ में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण कुछ देर के लिए तो मौसम सुहाना हो गया, लेकिन फिर उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हो जाते हैं। मौसम विभाग के निदेशक के सिंह ने कहा कि उमस का मतलब है कि शहर में मानसून एक्टिव है। ट्राई सिटी में आज आपने सवेरे देखा होगा कि लग रहा था कि अब बारिश होगी, लेकिन नहीं हुआ। तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर मानसून पूरी तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, अभी आपको बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मानसून पूरी तरह से एग्जिस्ट कर रहा है और बारिश के जो है पूरे आपको चांसेस है।
आपको रुक रुक कर आपको जो है पार्ट्स में आपको यहाँ पर बारिश होती रहेगी। मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। वहीं बारिश को लेकर उन्होंने कहा कि थंडर लाइटनिंग को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। एक हफ्ते में बादल बरसने की पूरी आशंका है। सुनिए आप। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थंडर और लाइटनिंग की आपको घटना जो होती है वो होने वाली है। ट्राई सिटी में भी उसकी संभावना बन रही है, सिर्फ थंडर और लाइटनिंग की। उसके लिए हमने येलो वार्निंग इशू किया हुआ है। लेकिन जहाँ तक लाइट टू मॉडरेट जो है, ये आपको इसका मतलब कि रुक रुक कर आपको बारिश जो है आपको होती रहेगी। हेवी रेनफॉल की भी संभावना नहीं है। हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि जुलाई में जो नॉर्मल जो बारिश होती है उससे आपको ज्यादा बारिश होने की संभावना है। तो अभी जस्ट वेट करिए। मानसून पूरी तरह से एक्टिव है, अपने नॉर्मल स्टेज में है और बारिश की पूरी संभावना है। अभी भी अगले 7 दिनों तक हमारा जो प्रेडिक्शन है उसके अनुसार जो है आपको मानसून की बारिश जो है आपको होने वाली है। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में तो भरपूर बारिश हो रही है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। लेकिन चंडीगढ़ या फिर ट्राई सिटी की बात करें तो यहाँ पर लोग बारिश के कारण तरस गए हैं। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि कल बादल चंडीगढ़ पर मेहरबान होंगे या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बहरहाल अब मौसम विभाग के अनुसार चंडीगढ़ में बारिश होती है या नहीं, ये तो राज की बात। अब बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं। हिमाचल में लोकसभा चुनाव में हार को लेकर एआईसीसी ने एक कमेटी गठित कर 2 सदस्यों को शिमला भेजा, जिन्हें शिमला में कांग्रेस नेताओं के साथ 2 दिनों तक मंथन कर प्रदेश में कांग्रेस की हार को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा दिया गया है। कौन है इस कमेटी के सदस्य और किस किस ने इस बैठक में लिया हिस्सा, देखिए जरा। सोमवार को एआईसीसी ने एक कमेटी गठित करके 2 सदस्यों को शिमला भेजा। कमेटी को हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में हिमाचल कांग्रेस को मिली हार के कारणों का पता लगाने के लिए हिमाचल भेजा है। 2 सदस्यों वाली इस कमेटी में रजनी पाटिल और पूर्व में सांसद रह चुके पीएल पुनिया शामिल हैं। प्रदेश कार्यालय में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कैबिनेट मंत्री समेत पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर ही पूरी रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा। पार्टी का जो अनुभव हुआ है उसको हम साझा कर दें, तो उसके लिए हम सबको मिलने के लिए आए हैं। हम प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को, एमएलएज को, मिनिस्टर्स को, मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे उप मुख्यमंत्री सबसे बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बात करेंगे और सबसे साझा करेंगे, सबसे रूबरू होंगे और फिर हमारा रिपोर्ट हम तैयार करेंगे। मैं और मेरे साथ पुनिया साहब हैं जो पूर्व सांसद भी है और इस कमेटी में आए हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं। क्या चेंजेस की भी संभावना है सरकार या संगठन लेवल पे? अभी हम कुछ नहीं बता सकते, कुछ बता नहीं सकते। इस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी रणनीति सही थी और हमने अच्छे प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। नहीं, निश्चित तौर पर जो पिछले लोकसभा चुनाव थे उसकी परसेंटेज के हिसाब से 14% वोटों की वृद्धि लोकसभा चुनावों में हुई है और पिछले 3 लोकसभा चुनावों में हम एमपी की सीट हार रहे थे और इस बार भी हम 4 सीटें चुनाव में हारी है, लेकिन मत प्रतिशत में हमारे 14% की वृद्धि हुई है। लेकिन जीत ही सबसे बड़ा मायने रखती है। तो मेरा ये मानना है कि वो जो कमेटी आई है वो पूरे फैक्ट जानेगी। हमने अच्छे प्रत्याशी उतारे थे, मुकाबला अच्छा किया, लेकिन कुछ कारण रहे होंगे जिसके कारण हम ये सीटें नहीं जीते। सर, प्रत्याशी घोषित करने में देरी भी एक बड़ा कारण मानते हैं? नहीं, प्रत्याशी घोषित तो सिर्फ हमीरपुर को छोड़ के बाकी तो सब पहले हो गए थे, 1 महीना पहले हो गए थे। 2 दिनों तक कमेटी हिमाचल में नेताओं के साथ मंथन कर पार्टी हाईकमान को एक रिपोर्ट सौंपेगी, जिसमें पार्टी की रणनीति में हुई चूक और कमियों को दूर कर अगले चुनावों में मजबूती से चुनाव लड़ने के इरादे से पार्टी मैदान में उतरेगी। बता दें कि इसके बाद कमेटी को उत्तराखंड की पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है और दिल्ली से पर्यवेक्षण के बाद कमेटी हिमाचल पहुंची है। शिमला से सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट। अब कांग्रेस पार्टी हिमाचल लोकसभा चुनाव में हार के क्या कारण रहे उसे ढूंढ पाती है या नहीं, ये तो राज की बात। लेकिन एक बात साफ है कि हिमाचल में एआईसीसी के पर्यवेक्षक लोकसभा चुनावों में पार्टी की हार को लेकर मंथन कर रहे हैं। इस बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मीडिया से बातचीत में प्रदेश सरकार को स्थिर बताया, तो प्रदेश में उपचुनावों को लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी पर भी हमला बोल दिया। ये रिपोर्ट आप देखिए।
हिमाचल में 2 दिनों तक एआईसीसी के पर्यवेक्षक लोकसभा चुनावों में पार्टी की हार को लेकर मंथन करेंगे, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हार के कारणों को लेकर सभी से बात कर रही है। हिमाचल में अब सरकार पूरी तरह से स्थिर और स्थायी है। उन्होंने बीजेपी को सलाह देते हुए कहा कि विपक्ष अब साजिश और षड्यंत्र की राजनीति छोड़कर प्रदेश हित में काम करे। विपक्ष ने प्रदेश में 4 महीने तक अस्थिरता का माहौल बनाया। प्रदेश में ऑपरेशन लोटस पूरी तरह विफल हो गया है। विपक्ष को चाहिए कि वो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है जयराम जी पे जाती है कि उन्होंने 6 एमएलए के एमएलएशिप गवा दी। उन्होंने प्रदेश में 4 महीने अस्थिरता का माहौल किया। उन्होंने जो है साजिश षड्यंत्र रची और वो जो है सरकार बनाना चाहते थे, सरकार नहीं बनी और उनका सारा ऑपरेशन ऑन द मूव गिर गया। ऑपरेशन लोटस विफल हो गया और प्रदेश में 40 की सरकार है। अब मुझे लगता है कि भाजपा को संयम रखना चाहिए और संयम रखते हुए एज ए ऑपोजिशन, एक रचनात्मक ऑपोजिशन करते हुए ऑपोजिशन की भूमिका निभाएं विधानसभा के भीतर और बाहर। इसके साथ ही मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष को सत्ता की लालसा नहीं रखनी चाहिए। विपक्ष सत्ता में आने का शॉर्टकट न ढूंढे। उनको विपक्ष में रहते हुए प्रदेश के मुद्दों को उठाना चाहिए। हमेशा सत्ता की लालसा रखना सही नहीं है। हर समय सत्ता ढूंढते रहना। अगर आपको जनता ने विपक्ष में बिठाया है तो आप उसकी कदर करें कि भाई जनता ने हमें विपक्ष में बैठने के लिए कहा है और कांग्रेस को सत्ता में बैठने के लिए कहा है। कांग्रेस अगर पावर में आई है तो आप अपनी ताकत से, धौंस से, अपने मशीनरी से आप उस सरकार को टॉपल करने की कोशिश करें। इससे बेहतर है एक आपने एक्सपेरिमेंट किया और ऑपरेशन लोटस पूरी तरह विफल हो गया, ध्वस्त हो गया पूरी तरह। ऑपरेशन लोटस हिमाचल प्रदेश में जिस ताकत से ध्वस्त हुआ है उसमें बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को मंथन करना चाहिए जो इस समय बीजेपी को हेड कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने ये क्यों प्लान किया, क्या जल्दबाजी थी। और ये तो बीजेपी का इंटरनल मामला है कि वो देखें, लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी, हम विपक्ष से यही कहते हैं कि आप कंसंट्रेट करें, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करें, हिमाचल के इश्यूज़ की बात करें और सत्ता में आने की शॉर्टकट से ख्वाब छोड़ दें। ऐसा संभव नहीं होगा। इसके अलावा अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में अब सरकार पूरी तरह से स्थिर और स्थायी है और हम उस आंकड़े पर आ चुके हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। इसलिए बीजेपी को इस पूरे प्रकरण में कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनाया। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट। हिमाचल में सत्ता पक्ष की तरफ से यह तक कहा जा रहा है कि विपक्ष को सत्ता के सपने नहीं लेने चाहिए। बहरहाल राज की बात में इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर बदस्तूर जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।